आदाब, ये है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल। मैं हूं इमरान खान। खबरनामे के साथ सबसे पहले सुर्खियां। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश गिल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। महाराष्ट्र में शिवसेना अपोजिशन में बैठेगी। उद्धव ठाकरे ने अपोजिशन लीडर के लिए लिखा खत। एनसीपी बीजेपी को बाहर से हिमायत देने के लिए तैयार। दागी वज़रा के मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पलटवार। जेटली की दलील, एफआईआर दर्ज होने से नहीं होता कोई दागी। कहा यूपीए में थे कई करप्ट वजीर। साबिक अलायदगी पसंद लीडर सज्जाद लोन ने की वजीर आजम से मुलाकात। श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने की रखी मांग। इलेक्शन के वक्त मुलाकात के निकाले जा रहे हैं कई मायने। संत रामपाल महाराज के खिलाफ अजसर-ए-नौ गैर जमानती वारंट जारी। 17 नवंबर तक अदालत में हाजिर होने का हुक्म। गिरफ्तारी के खिलाफ अकीदतमंदों का हंगामा। और अफगानिस्तान फिर सिलसिलेवार धमाकों से दहला। 9 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। काबुल समेत कई शहरों में किए गए धमाके। सबसे पहले बात करेंगे शिवसेना की। महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी पर दबाव मजीद बढ़ा दिया है। लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर एकनाथ शिंदे ने असेंबली सेक्रेटरी को खत लिख करके उनके अराकीन असेंबली को अपोजिशन बेंच पर बैठने की इजाजत मांगी है। हालांकि पार्टी एतमाद के वोट पर हतमी फैसला बुध को ही करेगी, जब देवेंद्र फडणवीस को ऐवान में अक्सरियत साबित करना है। इससे पहले शिवसेना वाजे कर चुकी है कि वो फडणवीस सरकार को तभी हिमायत देगी जब बीजेपी साफ कर दे कि वो एनसीपी का साथ नहीं लेगी। उधर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा है कि उनकी पार्टी रियासत में मुस्तहकम हुकूमत चाहती है, लेकिन एतमाद के वोट के दौरान उनके अराकीन असेंबली सरकार की हिमायत में वोट डालेंगे या फिर ऐवान से बाहर रहेंगे, इसका फैसला अभी नहीं लिया गया है। वहीं एनसीपी ने दोहराया है कि वो महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को बाहर से हिमायत देगी। साथ ही एनसीपी ने शिवसेना पर निशाना भी साधा है। एनसीपी के लीडर माजिद मेमन ने कहा है कि शिवसेना अभी और कितना जलील होना चाहती है। इतनी बेइज्जती होने के बाद, इतना जलील हो जाने के बाद भी आप फिर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना लगाते हो कि आपको ये करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए। आपने शुरू से जितनी बातें कही, आज जब से चुनाव के नतीजे आए हैं उस दिन से आज तक के, आपकी हर बात को भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया, नामंजूर कर दिया। आपकी कोई बात नहीं रखी गई। यहां तक के बेइज्जती और जलील होने की हद ये गुजर गई कि आपके अनिल देसाई जी को दिल्ली से वापस लौट आना पड़ा उसी एयरपोर्ट से। अब इससे ज्यादा आपको और कितना नीचे गिर रहा है। और मोदी काबीना की तौसीफ पर कांग्रेस पार्टी और दीगर अपोजिशन पार्टियों ने एतराज जताया है। इस पर बीजेपी ने सफाई दी है। वजीर मालियात अरुण जेटली ने कहा है कि यूपीए और एनडीए हुकूमत में एक बड़ा फर्क यह है कि यूपीए हुकूमत में वजीर कोई और बनाता था और वजीर आजम की उसमें दखल अंदाजी नहीं होती थी। उन्होंने एनडीए हुकूमत के कई वज़रा के ऊपर केस का दिफा करते हुए कहा कि सिर्फ एफआईआर दर्ज होने से कोई मुजरिम नहीं हो जाता। और एनडीए और यूपीए सरकार में एक बुनियादी अंतर यह है कि यूपीए में मंत्रिपरिषद कोई और बनाता था और प्रधानमंत्री के पास उस मंत्रिपरिषद के गठन में कोई अधिकार नहीं था। एनडीए सरकार में प्रधानमंत्री सलाह बहुत लोगों से करते हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि अंतिम शब्द जो है, जो लास्ट वर्ड है, वो प्रधानमंत्री का होता है। और प्रधानमंत्री एक एक तथ्य की जानकारी लेने के बाद कहते हैं। आज कहां से इस तथ्य का गठन कर लिया गया कि इस मंत्रिपरिषद में जो नए लोग आए उनमें से टेंटेड लोग हैं। ये स्वाभाविक हो सकता है कि जो लोग राजनीति में हैं
राजनीतिक आंदोलनों के साथ जुड़े हुए मुकदमे कुछ लोगों पे हो सकते हैं, लेकिन जब तक किसी मुकदमे में कोई नैतिक अपराध या मॉरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस न हो, जो कि यूपीए सरकार के कई मंत्रियों में रहे। और आपको बता दें कि इससे पहले गिरिराज सिंह को वजीर बनाए जाने पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया था। पार्टी के तर्जुमान अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि पीएम ने गिरिराज को वजीर बनाकर सेक्युलरिज्म पर तमाचा जड़ा है। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि काबीना के तौसीम में तरक्की के बजाय जात पात और सियासी मफाद को ज्यादा तरजीह दी गई। वहीं पार्टी लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अपने ट्वीट के जरिए पूछा है कि जिस तरह से गिरिराज को वजीर बनाया गया है, उसका मकसद मोदी मुखालफों को पाकिस्तान भेजने की कोशिश तो नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से देश के लोगों को ये समझने का मौका मिलता है कि प्रधानमंत्री देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जो साहब ये कहा करते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मुखालफत करेगा वो पाकिस्तानी है, और इस बात को प्रधानमंत्री ने रिजेक्ट कर दिया था, कंडम किया था इलेक्शन से पहले, आज उन्हीं को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। इसका मतलब है कि कल वो जो बात कहते थे, आज प्रधानमंत्री उनकी बात से इत्तफाक कर रहे हैं। इससे देश के लोगों को ये समझने का मौका मिलेगा कि प्रधानमंत्री देश को किस तरफ ले जा रहे हैं। और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, अक़लियतों के साथ इतनी नाइंसाफी शायद कभी नहीं हुई होगी। वजारत सेहत को भी आज एक नया बॉस मिल गया। कैबिनेट तौसी के बाद ये जिम्मेदारी मोदी और अमित शाह के करीबी माने जाने वाले जेपी नड्डा को दे दी गई है। अब तक ये ओहदा डॉक्टर हर्षवर्धन के पास था। नड्डा ने वजारत का चार्ज संभाल लिया है। नड्डा को सेहत और खानदानी बहबूद का वजीर बनाया गया है। मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से मिलूंगा, उनके साथ गहन चिंतन करूंगा, स्टेक होल्डर्स जो स्वास्थ्य के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ बातचीत करूंगा। हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री यानी हमारे से पहले हर्षवर्धन जी, उनके प्रायोरिटी एरियाज रहे होंगे, उनको जानकारी लूंगा और फिर उसके बाद में। आम आदमी पार्टी जेपी नड्डा को वजीर सेहत बनाए जाने की मुखालफत कर रही है। एम्स के सीवीओ संजीव चतुर्वेदी को हटाने के लिए आम आदमी पार्टी जेपी नड्डा पर इल्जाम लगाती रही है। केजरीवाल ने ट्वीट करके बीजेपी पर इल्जाम लगाया है कि जिसने एम्स के सीवीओ संजीव त्रिवेदी को हटाया उसे ही वजीर सेहत बनाया गया। केजरीवाल ने सवाल करते हुए पूछा कि क्या मोदी इन्हीं नड्डा के जरिए एम्स से बदनवानी खत्म करेंगे। इस इशू पर पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया का कहना है कि नई काबीना में ईमानदारों को किनारे करके बेईमानों को आगे कर दिया गया है। हमारे देश में स्वास्थ्य मंत्रालय में बहुत घोटाले होते हैं और इन घोटालों की वजह से ही पूरे देश की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत महंगी हैं। आम आदमी के लिए इलाज अफोर्ड नहीं है। तो ऐसे में हर्षवर्धन जी गए थे तो उम्मीद बंधी थी कि शायद कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक काम किया कि वहां जितने ईमानदार अधिकारी थे उनको शंट किया। जितने ईमानदारी के लिए काम करने वाले अधिकारी थे, जैसे संजीव चतुर्वेदी है, सेठी है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे, उनको शंट किया। तो एक तरह से हर्षवर्धन जी ने उस डिपार्टमेंट की सफाई कर दी ईमानदार लोगों से। अब वहां ईमानदारों को किनारे कर दिया, बेईमानों की पौबारे हो गई। अब इस मंत्रालय को लूटने के लिए एक तरह से जेपी नड्डा जी को लाया गया है। और पार्लिमानी उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि किसे कौन सी वजारत देनी है ये वजीर आजम का खुसूसी इख्तियार होता है। संख्यक इस देश का बराबर का हिस्सेदार, बराबर का भागीदार है और उसने इस देश को तरक्की के रास्ते पर पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। देश को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उसे अब उस एहसास से कमतरी से बाहर निकलना होगा, जिसमें कि उसको यह समझा के रखा जाता था कि तुम 2 नंबर के नागरिक हो। उसे यह एहसास करना होगा कि वो 1 नंबर का नागरिक है, वो भी हिंदुस्तान के विकास के हिस्सेदार भी है, भागीदार भी है और हकदार भी है। वक्त तो चला एक ब्रेक का, लौटते हैं और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए आलमी समय। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे,
लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। आप देख रहे हैं आलमी समय और हम पेश कर रहे हैं इस वक्त खबरनामा। ब्लैक मनी के इशू पर आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण ने एसआईटी से मुलाकात की। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि मरकजी सरकार इस इशू पर बहुत कुछ नहीं कर रही है, साथ ही सरकार कुछ लोगों को बचाने की कोशिश भी कर रही है। उन्होंने वजीर आजम मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि सनअतकार मुकेश अंबानी को सफाई मुहिम का मेंबर बनाया जाना ये साबित करता है कि पावरफुल लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कश्मीरी लीडर सज्जाद लोन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद लोन ने कहा कि उन्होंने पीएम से श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने और कश्मीर में टूरिज्म की तरक्की पर जोर देने का मुतालबा किया है। मुलाकात के बाद सज्जाद लोन ने मोदी की तारीफ की और आपको बता दें कि सज्जाद लोन साबिक अलहदगी पसंद लीडर हैं और कश्मीर में होने वाले इंतखाबात को देखते हुए मोदी से मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा सकते हैं। हरियाणा के हिसार के बरवाला में वाक़े सतलोक आश्रम के संत रामपाल महाराज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए। कन्वीनर संत रामपाल महाराज की तरफ से खराब सेहत का हवाला दिया गया। संत रामपाल की जानिब से उनके वकील कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट को सर्टिफिकेट दिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने असर-ए-नौ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए संत रामपाल महाराज को 17 नवंबर को कोर्ट में पेश होने की हिदायत दी है। इससे पहले संत रामपाल की गिरफ्तारी की मुखालफत करने के लिए हजारों की तादाद में उनके हामी आश्रम पहुंच गए थे, जिसके मद्देनजर हरियाणा पुलिस की 35 कंपनियां और 5 नीम फौजी दस्तों की कंपनियां तैनात की गई थी। हामियों ने ऐलान किया था कि अगर जबरन गिरफ्तारी की गई या उसकी कोशिश भी की गई तो मुखालफत होगी। एक रामकुमार ढाका और बाबा रामपाल, उन दो के गिरफ्तारी वारंट निकाले थे, जिसमें से रामकुमार ढाका है उन्हें ऑलरेडी अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया जा चुका है और बाबा रामपाल है उनके जो है न्यायियों के द्वारा उनका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है उसका जो है वो प्रस्तुत किया गया था। आज मामला पुनः जो है माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। आज माननीय उच्च न्यायालय के जैसे भी आदेश आएंगे उनकी जो है पूरी तरह से कंप्लायंस की जाएगी। कानून व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पे हमने जो है काफी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ पे बुलाई है। लगभग 35 कंपनीज हमारे पास है यहाँ पे, जिसमें से 5 पैरामिलिट्री कंपनीज है और 30 कंपनीज जो है हिसार रेंज एवं हरियाणा पुलिस की हमारे पास उपलब्ध है। हम कानून से भागते नहीं है, हम कानून को अपना इस देश का जो कानून है उसकी इज्जत करते हैं, न्यायपालिका की इज्जत करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर पहले भी झूठे मुकदमे बने हैं और संत रामपाल जी महाराज को आपको हकीकत बताता हूं कि 21 महीने तक आप सुप्रीम कोर्ट से इस बात का रिकॉर्ड ले सकते हैं कि 21 महीने तक संत रामपाल जी महाराज को झूठे मुकदमे में फंसा के जेल में रखा गया। 21 महीने बाद संत रामपाल जी महाराज की जमानत हुई और बहुत से कानूनविदों से हमने इस बात के ऊपर विचार विमर्श किया कि संत रामपाल जी महाराज को इतने दिन तक 21 महीने तक बेवजह से और गैर कानूनी तरीके से जेल में बंद रखा और उसके बावजूद संत रामपाल जी महाराज ने इस देश के कानून को मानते हुए कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कहीं कोई एजिटेशन नहीं किया और हमेशा संत रामपाल जी महाराज यही कहते हैं कि प्यार प्रेम भाईचारा सबसे बड़ी चीज है और किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचानी है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में मुद्गल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। 35 सफ़हात की रिपोर्ट का इंकशाफ किया जाए या नहीं, ये अब अदालत तय करेगी। फिलहाल मामले की समाअत जुमे तक के लिए टल गई है। जराये के मुताबिक रिपोर्ट देखने के बाद अदालत तय करेगी कि रिपोर्ट का इंकशाफ करना है या नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस मुद्गल कमीशन के रिपोर्ट के पश्चात सुनवाई के लिए तिथि मुकर्रर की थी और आज कोर्ट ने बीसीसीआई और श्रीनिवासन के
काउंसिल ने कोर्ट को ये कहा है कि रिपोर्ट में अगर कोई दूसरे लोग दोषी हैं तो श्रीनिवासन जी को क्यों इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है। तब कोर्ट ने उन्हें कहा कि जो लोग दोषी हैं ये कौन है, ये तो आपको बताना पड़ेगा। और ये क्या पब्लिक लाइफ में ये सही है कि किसी इंस्टीट्यूशन में अगर कोई इन्वॉल्व है और उसके रिश्तेदार किसी गलत काम में अगर इन्वॉल्व है तो कहीं से सही नहीं है। जराये के हवाले से खबर मिल रही है कि पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर तखफीफ हो सकती है और इस हफ्ते के आखिर में पेट्रोल की कीमत में ₹1.5 की कमी हो सकती है। तो जहां एक जानिब पेट्रोल की कीमत कम होने की उम्मीद है, वहीं दूसरी खबर यह है कि शायद एलपीजी सिलेंडर की कीमत बाजार के हवाले हुकूमत करने जा रही है। सरकार इस बारे में हफ्ते के आखिर तक फैसला ले सकती है। सराय के हवाले से खबर है कि सरकार अब फी सिलेंडर ₹400 की फिक्स सब्सिडी देगी, बाकी बची हुई कीमत सार्फिन को अदा करनी होगी। इसके अलावा सरकार 54 जिलों में 15 नवंबर से फिर से डायरेक्ट कैश ट्रांसफर शुरू करेगी, जबकि ये आइंदा साल जनवरी से पूरे मुल्क में नाफिज होगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में रियासत के वजीर आला अखिलेश यादव ने राम मनोहर लोहिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के एकेडमिक ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। सीएम ने आईसीयू वार्ड का इफ्तिताह भी किया। सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत में रियासत में एमबीबीएस की सीटों में इजाफा किया गया है। आपको बता दें कि लोहिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस की 150 सीटें और सुपर स्पेशलिटी का डिग्री कोर्स होगा। इस मौके पर वजीर सेहत अहमद हसन ने महकमे सेहत के अफसरान और डॉक्टरों को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में रियासत को अव्वल बनाने के लिए सभी को ईमानदारी से काम करना होगा। मैं ये कह सकता हूं, देश में किसी भी प्रदेश ने इतनी एमबीबीएस सीटें नहीं बढ़ाई होंगी जितनी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 500 एमबीबीएस सीटें बढ़ाई हैं। हमारा मानना है कि अगर डॉक्टर्स पर्याप्त होंगे, संख्या पर्याप्त होगी, तो मैं समझता हूं बहुत सारे गरीबों लोगों का इलाज हो सकता है। सबसे बड़ा संकट अगर ये होता है तो गांव में कैसे डॉक्टर पहुंचे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर इतने बने हुए हैं कि कैसे वहां तक पहुंचे। कोशिश होती भी है, लेकिन कई बार उसमें सरकारें नाकाम हुई हैं। इसलिए कम से कम ऐसी संस्थाएं हों, लोगों को कम से कम भरोसा हो कि अगर उस इंस्टीट्यूशन में पहुंच जाएंगे, उस अस्पताल में पहुंच जाएंगे, तो हमारा इलाज हो जाएगा, हमारी देखभाल हो जाएगी, कम पैसे में इलाज हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी अकलियती तबके खासकर मुस्लिम समाज को खुद से करीब लाने की जद्दोजहद में लगी हुई है, जहां पर वो मुस्लिम समाज में मेंबरशिप मिशन जोरों पर चला रही है। वहीं मदरसों से भी राब्ता बढ़ा रही है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के दूसरे लीडरान जहां मदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा बताते हैं, वहीं बीजेपी की इस तरह की कोशिश के पीछे मंशा क्या है। इसी सिलसिले में लखनऊ बीजेपी अकलियती कमीशन की सदर रुमाना सिद्दीकी से बात की हमारे नुमाइंदे हमीदुल्लाह सिद्दीकी ने। इन दिनों बीजेपी मेंबर साजी की एक मुहिम चला रही है, जिसमें मुसलमानों को भी जोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ बीजेपी अकलियती सेल की सदर रुमाना सिद्दीकी साहिबा हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। मैडम, मुसलमानों की को अब बीजेपी से जोड़ने के लिए आप क्या कोशिश कर रही हैं? किस तरह की हिकमत अमली आपने बनाई? एक तो पहले 20, 21, 22 तारीख हम लोगों को दी गई है और उसमें हम लोगों का ये है मुहिम चल रहा है कि जितने भी अपने मुस्लिम इलाके हैं उनमें टेबल कुर्सी लगाएंगे और लोग बैठेंगे और आने जाने में जो लोग मिलेंगे उनसे बात करेंगे और पार्टी के बारे में उनको बता के पार्टी में जोड़ने की बात करेंगे कि कैसे वो सदस्यता लें। ऑनलाइन आजकल सदस्यता चल रही है, तो इसलिए ऑनलाइन सदस्यता ही दिलाई जाएगी। समय बही पे नहीं चल रही है, तो और जो है इसी पे पार्टी के बारे में बता के और जो गलत फहमियां हैं, जो अगर कोई कुछ पूछता है उसको दूर करके उनको पार्टी के साथ जोड़ने की बात करें। क्या इस मुहिम के सिलसिले में आप मदरसों तक भी जाएंगे, मदरसे के लोगों को भी जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, बच्चे जो हैं वो इन फ्यूचर हमारे यहाँ के हैं, तो उनको भी जो है पार्टी के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि जब बच्चे बड़े हैं, आजकल पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको भी समझ है, जो गलतफहमियां हैं उनको दूर करके उनको बता के, और हम लोग उनको भी, क्योंकि मोदी जी का पहला
वो है कि न्यू जनरेशन को जोड़ने का। तो जब न्यू जनरेशन जोड़नी है तो बट ऑब्वियस हमें जो है बच्चों के पास जाना होगा, मदरसों में बात करनी होगी, मदरसे के बाहर भी हम लोगों की टेबल कुर्सियां लगेंगी और सदस्यता ली जाएगी। आप ही के पार्टी के कुछ लीडर मदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा बताते हैं, फिर वो उस मदरसों में जा करके उनके सवालों का जवाब आप कैसे देंगे? देखिए, वो उनकी अपनी इंडिविजुअल बात है। कहीं मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा, नहीं हमारे कोई ऐसे बड़े लीडर्स की बात आई हो जिसपे कि हम लोग कहे हों, और अगर ऐसा है तो पार्टी में हम लोगों का भी रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में 4 दिसंबर से शुरू हो रहे 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 19 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया है। महेंद्र सिंह धोनी पहले टेस्ट में चोट की वजह से कप्तानी नहीं कर पाएंगे, उनकी जगह विराट कोहली कप्तानी करेंगे। सुरेश रैना की टेस्ट टीम में वापसी हुई है। धोनी के अलावा 2 और विकेटकीपर बुद्धिमान साहा और नमन ओझा को स्क्वाड में शामिल किया गया, जबकि घरेलू क्रिकेट में शानदार मुजाहरा करने वाले कर्नाटक के नौजवान ओपनर KL राहुल को पहली बार हिंदुस्तानी टीम में मौका मिला है। उधर श्रीलंका वनडे सीरीज के आखिरी 2 मैचों के लिए शिखर धवन, जडेजा और ईशांत शर्मा को आराम दिया गया है, जबकि रोहित शर्मा और रॉबिन उथप्पा की वापसी हुई है। यहां रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए, हाजिर होते हैं इंटरनेशनल खबरों के साथ। आप देखते रहिए आलमी समय। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी समय और हम पेश कर रहे हैं इस वक्त खबरनामा। इस हिस्से में हम बैन अक़वामी खबरों का रुख करेंगे। बात अफगानिस्तान की, जहां पर मुख्तलिफ शहरों में बम धमाके हुए हैं, जिसमें कम से कम 10 पुलिस एहलकारों के हलाक होने की खबर है। ये धमाके दारुल हुकूमत काबुल, लुगार और नानगरहार में हुए हैं। काबुल यूनिवर्सिटी के पास एक फूलों की दुकान पर मैग्नेटिक बम नस्ब किया गया था, जिसके जद में आने से 3 अफराद बुरी तरह से जख्मी हो गए। दूसरा बम धमाका मशरकी लोगर रियासत में उस वक्त हुआ जब एक खुदकुश हमलावर ने पुलिस हेडक्वार्टर में खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस धमाके में 7 पुलिस एहलकार हलाक हो गए हैं। इसके अलावा तीसरा धमाका एक रिक्शे में रखकर किया गया है बम। इस धमाके में भी 3 पुलिस एहलकार हलाक हुए हैं। इन 3 धमाकों में से एक रोज पहले भी काबुल के पुलिस हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला हुआ था, जिससे कि एक सीनियर पुलिस अफसर हलाक और 6 दीगर एहलकार बुरी तरह जख्मी हो गए थे। काबुल में तालिबान मुसलसल पुलिस और फौज के जवानों को निशाना बना रहे हैं। हमलावरों के निशाने पर पुलिस और सरकारी अफसरान हैं। तालिबान उन इमारतों को निशाना बना रहे हैं जहां सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त हैं और जगह जगह चेक पोस्ट लगी हुई है। और अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि दाइश के खिलाफ फौजी कार्रवाई का नया मरहला शुरू हो गया है। एक टीवी इंटरव्यू में इराक में 1500 फौजियों की तैनाती के सवाल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले मरहले में इराक में तमाम जमातों और ग्रुपों पर मुश्तमिल हुकूमत का कयाम करना था और ये काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि दाइश की पेशकदमी को रोकने के बाद अब इस पोजीशन में है कि उन पर बाज जारहाना हमले कर सके। ओबामा ने कहा कि दाइश की ताकत को कमजोर करने और उसकी पेशकदमी को रोकने में फिजाई हमले बड़े मौसर रहे हैं। ओबामा ने कहा कि अब दाइश को पीछे धकेलने के लिए जमीनी फौजी दस्तों की जरूरत है। नाइजीरिया की यूबा रियासत में एक स्कूल में बम धमाका हुआ है, जिसमें कि कम से कम 13 तालिबे इल्म हलाक हो गए। स्कूल में धमाका सुबह होने वाली असेंबली के दौरान हुआ है, जहां स्कूल के तमाम तलबा जमा होकर के दुआ कर रहे थे। एक राहत रसा कारकुन ने बताया कि स्कूल में 13 लाशें निकाली गई, जबकि 30 से ज्यादा अफराद को बुरी तरह जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया। वहीं स्कूल के एक टीचर ने बताया कि सुबह असेंबली के दौरान किसी ने तलबा के बीच जोरदार धमाका किया। उन्होंने मजीद कहा कि काफी तादाद में तलबा जख्मी हुए हैं, लेकिन उनकी सही तादाद मालूम नहीं हुई है, क्योंकि वहां मौजूद तमाम लोग मुतासिरा अफराद को फौरन अस्पताल पहुंचाने में
मसरूफ हो गए थे। पोटिस्कम के सरकारी अस्पताल में तमाम जख्मियों को दाखिल कराया गया, जहां पर कई अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। अभी तक इस धमाके की जिम्मेदारी किसी भी ग्रुप ने नहीं ली है। और इसराइल की वजारती कमेटी ने एक मुजव्वजा बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत गरब उर्दुन में फिलिस्तीनी सरजमीन पर आबाद यहूदियों पर इसराइली कानून का इतलाक हो सकेगा। लेकिन इसराइली वजीर इंसाफ जीपी लियोनी ने इसकी मुखालफत की और कहा कि वो इसके खिलाफ अपील दायर करेंगी। इसके बाद मुजव्वजा कानून को पार्लियामेंट की तौसीक के लिए पेश नहीं किया जा सकेगा। गरब उर्दुन में इसराइल की गुज़िश्ता 4 अशरों के दौरान 3.5 लाख से ज्यादा यहूदी बसा चुका है। ये बस्तियां वहां पर आबाद की जा चुकी हैं, जबकि मगरबी किनारे के शहरों और देहातों से गिरफ्तार किए गए फलस्तीनियों और सहयूनी फौज के अदालतों में मुकदमा चलते रहते हैं और ये बैनुल अक़वामी कानून से भी मुतसादिम नहीं है। चीन और अमेरिका कम मुद्दती वीजा की मियाद बढ़ाने के लिए मुत्तफिक हो गए हैं। ये इत्तला चीन के दौरे पर गए अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने अपने खिताब के दौरान दी। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे से दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाली तिजारत के फरोग में मदद मिलेगी। इस मुआहदे के तहत बिजनेस और टूरिस्ट वीजा की मियाद 1 बरस के 10 बरस की जाएगी और स्टूडेंट वीजा को 1 बरस से 5 बरस किया जाएगा। बराक ओबामा ने बताया कि गुज़िश्ता बरस 1 मिलियन से ज्यादा चीनी शहरियों ने अमेरिका का दौरा किया और उन्होंने अमेरिकी मईशत में 21 बिलियन US का इजाफा किया, जिससे अमेरिका में 1 लाख नौकरियों के मौके पैदा हुए। But keep in mind, last year 1.8 million Chinese visitors to the United States contributed $21 billion to our economy and supported more than 100,000 American jobs. This agreement could help us more than quadruple those numbers. I've heard from American business leaders about how valuable this step will be, and we've worked hard to achieve this outcome because it. और चीनी सदर जी जिनपिंग ने अपने जापानी हममनसब शिंजो आबे से बीजिंग में मुलाकात की। 30 मिनट तक चली इस मुलाकात के दौरान दोनों लीडरान ने कई अहम इश्यूज पर बातचीत की। इस मौके पर आबे ने जापान और चीन के दरमियान हॉटलाइन शुरू करने पर जोर दिया ताकि दोनों मुल्कों के लीडरान और फौजी एक दूसरे से राब्ता करने में आसानी हो सके। आपको बता दें कि ओहदे संभालने के बाद दोनों लीडरान की इस तरह की पहली मीटिंग है। ये जनूबी बहरी चीन में कुछ ऐसे जजीरे हैं जिन पर दोनों ही मुल्क अपना अपना मालिकाना हक बताते हैं और इसको लेकर के दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी भी चल रही है। तुर्क वजीर खारजा मेवतुल केवुसोगलू ने बयान दिया है कि उनका मुल्क यूक्रेन से अलहदगा हुई क्रीमिया रियासत को तस्लीम नहीं करेगा। केवुसोगलू ने यह बयान अपने यूक्रेनियन हम मनसब से मुलाकात के दौरान दिया। तुर्क वजीर खारजा इन दिनों यूक्रेन के दौरे पर गए हुए हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की पहले की तरह आवाम के जरिए मुंतखब यूक्रेन हुकूमत की हिमायत करता रहेगा। दोनों लीडरान के दरमियान यूक्रेन में जारी सियासी बहरान और दीगर कई अहम इश्यूज पर तबादला ख्याल हुआ और दोनों मुल्कों के बीच फ्री ट्रेड जोन भी बनाया जाएगा और आइंदा बरस आला सतही मीटिंग का भी आगाज किया जाएगा। आपको बता दें कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका समेत दीगर मगरबी ममालिक रूस की मुखालफत करते हुए यूक्रेन की हिमायत कर रहे हैं। और आइए एक बार हम फिर नजर डालेंगे इस बुलेटिन की हेडलाइंस पर। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। महाराष्ट्र में शिवसेना अपोजिशन में बैठेगी। उद्धव ठाकरे ने अपोजिशन लीडर के लिए लिखा खत। एनसीपी बीजेपी को बाहर से हिमायत देने की तैयार। दागी वुज़रा के मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पलटवार। जेटली की दलील एफआईआर दर्ज होने से नहीं होता कोई दागी, कहा यूपीए में थे कई करप्ट वजीर। साबिक अलहदगी पसंद लीडर सज्जाद लोन ने की वजीर आजम से मुलाकात। श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने की रखी मांग। इलेक्शन के वक्त मुलाकात के निकाले जा रहे हैं कई मायने। संत रामपाल महाराज के खिलाफ अक्सर नौ गैर जमानती वारंट जारी। 17 नवंबर तक अदालत में हाजिर होने का हुक्म। गिरफ्तारी के खिलाफ अकीदतमंदों का हंगामा। और अफगानिस्तान फिर सिलसिलेवार धमाकों से दहला। 9 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। काबुल समेत कई शहरों में किए गए धमाके। नाज़रीन, आलमी समय को आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन कीजिए SamayLive.com। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय।